नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने 3 बेसिक एलिमेंट ऑफ एटम को इंट्रोड्यूस कर दिया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और मैंने कहा था कि जस्ट एक बार रीड कर लीजिए, याद करवाने का काम मेरा है। तो आज की इस क्लास में इसको बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे इस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टेबल को अच्छे से समझेंगे और इसको याद करेंगे। जैसे एक तो क्वेश्चन यही बन जाएगा कि हु इज द फादर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। फिर इसका डायमीटर यानी कि इसका व्यास कितना होगा। कल हमने सबसे पहले न्यूक्लियस को मापा, फिर एटम को मापा और बहुत सारे एटम मिलकर जो अणु यानी कि मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको भी मापा था। सबसे छोटी जो हमने मापा था कल के सेंस में यानी कि न्यूक्लियस, नाभिक, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर जो पूरे एटम का द्रव्यमान बनाते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो उसको मापा था हमने किसमें, 10⁻⁻15 यानी कि फर्मी मीटर में। एक न्यूक्लियस की जो नाभिक है, एटम की जो नाभिक है, उसे हम फर्मी मीटर में मापते हैं और एक फर्मी मीटर है वो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर था। फिर हमने एटम को मापा। एटम को मापते हैं हम एंगस्ट्रॉम में और एक एंगस्ट्रॉम है वो 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। और बहुत सारे एटम मिलकर जब अणु यानी कि मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको मापते हैं हम नैनोमीटर में और वो एक नैनोमीटर है वो 10⁻−9, नैनो से 9 मीटर के बराबर होता है, -9 मीटर के बराबर होता है। आज हम मापेंगे प्रोटॉन को भी, न्यूट्रॉन को भी और इलेक्ट्रॉन को भी। फिर इसका मास देखेंगे, भी इसका मास कितना होता है। कल कंफ्यूजन हो गई थी थोड़ी सी, वो एक शब्द प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन लिख दिया था इस वजह से। तो आज डिटेल से मास देखेंगे, मास यानी कि द्रव्यमान। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का तत्व है ना, इस एटम का। और वो जो है उसका वेट है वो 9.1 इंटू 10⁻31 केजी है। इतना हल्का है कि एटम के कुल द्रव्यमान में उसका कोई रोल नहीं होता। तो रोल किसका होता है, रोल होता है जी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। और फिर मास को हम एएमयू में देखेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक, पहले तो यही पूछ लिया जाएगा कि एक एएमयू किसके बराबर है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि एएमयू की फुल फॉर्म क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। मैं लिखाऊंगा सब कुछ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। और फिर एएमयू को रिप्रेजेंट किस प्रकार से करते हैं कि प्रोटॉन एएमयू में कितना होगा, न्यूट्रॉन एएमयू में कितना होगा और इलेक्ट्रॉन एएमयू में कितना होगा। फिर चार्ज देखेंगे, आवेश। आपको पता है कि प्रोटॉन का जो चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो चार्ज ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन प्रकृति यानी कि नेचर अलग अलग होता है। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। फिर चार्ज इन एईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में भी रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर कल मैंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जब तुलना करते हैं तो प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना है। तो उसको भी देखेंगे कि उनके बीच में रेशो निकालेंगे। वो आपको मैं पूरा पेज भर दूंगा, लेकिन आपको सिर्फ लास्ट में रिजल्ट याद करना है जो आपने कल की डेट में ही कर लिया था। 1840 गुना है, लेकिन फिर भी एज पर टीचर होने के नाते मैं आपको समझाऊंगा। और एक हम देखेंगे नाभिक। नाभिक मतलब न्यूक्लियस और एटम के बीच में रेशियो क्या है, वो भी एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, तो ये आज की क्लास रहेगी और बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन इस टेबल से ही आपका उठ के आ जाएगा। बस आपको समझना है, समझने के बाद वही फिर से पीडीएफ पढ़नी है। पीडीएफ पढ़ने के बाद एक बार फिर से वीडियो को देख लेना। ठीक है, बस इतना सा कर लीजिए, मोर देन इनफ होगा। तो स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माँ। और सबसे पहले जानते हैं, ठीक है, सबसे पहले जानते हैं जी, किसको जानेंगे बताओ। सबसे पहले जानेंगे हम फादर। आपको एक ट्रिक बताई थी, ईंट पर नाच। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, कैसे, जे थॉमसन। पहले यहीं से स्टार्ट कर लेते, ईंट पर नाच एक ट्रिक बताई थी। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, जे थॉमसन। जे थॉमसन, जे थॉमसन। ट्रिक थी ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, टे से जे थॉमसन, पर पै से प्रोटॉन और रे से रदरफोर्ड। लेकिन रदरफोर्ड ने इसको स्थापित किया था, यानी कि उसका नामकरण दिया था, ये समझ लीजिए। खोज किसने की थी, तो खोज की थी गोल्डस्टीन ने। किसने की थी, गोल्डस्टीन। गोल्ड, ठीक है, दो नाम ध्यान रखने हैं। तो रदरफोर्ड साहब ने क्या किया है, रदरफोर्ड साहब ने, रदरफोर्ड साहब ने क्या किया जी,
इसके नाम को स्थापित किया है। तो दो नाम ध्यान रखने हैं प्रोटॉन में, पे से प्रोटॉन, रे से रदरफोर्ड, ये तो याद ही है। लेकिन इसकी जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? गोल्डस्टीन थे। और गोल्डस्टीन ने हाइड्रोजन आयन के तौर पर फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया था प्रोटॉन को। न्यूट्रॉन, न से नाच, न से न्यूट्रॉन, च से चैंडविक। कौन है? चैंडविक। तो इसके जो खोजकर्ता है वो है जी चैंडविक। एंड तो एक क्वेश्चन तो सिंपल सा यही कवर हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, आपसे पूछा जाएगा प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, और आपसे पूछा जाएगा कि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। तो इलेक्ट्रॉन के कौन है? ईट, ई से इलेक्ट्रॉन, टे से जे थॉमसन, पर पै से प्रोटॉन, रे से रदरफोर्ड। लेकिन रदरफोर्ड ने इसका नामकरण दिया था, खोज की थी गोल्डस्टीन ने। फिर है चैंडविक, चे से नाच, न से न्यूट्रॉन और चे से चैंडविक। क्लियर है? अब बात करते हैं जी इनका डायमीटर, यानी कि इनका व्यास कितना है। आपको पता है कल हमने देखा कि नाभिक सबसे छोटा है, तो फिर नाभिक से बड़ा एटम, एटम से बड़ा कौन? मॉलिक्यूल। लेकिन फिलहाल हमें एटम के अंदर ही, एटम के अंदर ही कौन है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो उनका भी हमें व्यास मापना है। तो सबसे पहले हम मापेंगे प्रोटॉन का। प्रोटॉन का जो व्यास होता है, आपको पता है नाभिक जो सबसे छोटा था, आपने देखा था कल, जो नाभिक जो सबसे छोटा था उस नाभिक के व्यास को हम माप रहे थे 10 की पावर -15 मीटर में, और इसको हम बोल रहे थे फर्मी मीटर। तो इसके भी व्यास को हम 10 की पावर -15 में ही मापेंगे, 1.7 इंटू 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होगा। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे? नाभिक के अंदर तो प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, उसको भी आप 10 की पावर -15 मीटर में माप रहे थे, और आप अब प्रोटॉन को भी 10 की पावर 15 मीटर में माप रहे हो। बेटा बिल्कुल सही कहा आपने, प्रोटॉन की जो वैल्यू है वो 1.7 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, बहुत छोटा है ये। मतलब 10 की पावर 15, यानी कि 10-15 बार जीरो से भाग करेंगे, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है? 1.7 है। हो सकता है कि इस नाभिक की जो वैल्यू हो बेटा वो 1.7 से बड़ी हो, क्योंकि इस नाभिक के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन, बहुत सारे न्यूट्रॉन, तो हो सकता है इस नाभिक की वैल्यू जैसे ऐसे मैंने कह दिया 5.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर है, यानी 1.7 जैसे कितने ही इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, नाभिक प्रोटॉन को भी -15 में मापेंगे, न्यूट्रॉन को भी -15 में मापेंगे, और इलेक्ट्रॉन को भी -15 से और छोटी यूनिट में मापेंगे, और नाभिक को भी किस में मापेंगे? 10 की पावर -15 मीटर में, यानी कि आप ये कहेंगे कि फर्मी मीटर में मापेंगे। तो फर्मी मीटर मतलब 10 की पावर -15 मीटर होता है। ठीक है? तो सबसे पहले हमने देखा कि प्रोटॉन का जो डायमीटर होता है बेटा, प्रोटॉन का जो डायमीटर होता है, व्यास होता है मापने की, वो फर्मी मीटर में मापा जाएगा 10 की पावर -15। तो होती कितनी है वैल्यू? 1.7 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। अब ये किसका माप लिया हमने? ये माप लिया जी प्रोटॉन का। प्रोटॉन के बाद जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के दोनों किसके अंदर है? नाभिक के अंदर है। बिल्कुल सेम रहेगा, 1.72 आ जाएगा, तो मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ, सेम का सेम, क्योंकि हमें ना इतनी ज्यादा वैल्यू को याद नहीं करना कि पेपर में कंफ्यूजन पैदा हो जाए। हमें तो बस कुछ ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे हमारा क्वेश्चन सही हो जाए। तो मैं कहूं कि यहाँ 1.7 है, यहाँ 1.72 है, आप कहोगे यार बेफालतू में एक वैल्यू और डाटा और याद करना पड़ेगा, बस एक याद करो ना। अच्छा, ध्यान कैसे रहेगा सर दोनों के सेम है? अरे बेटा दोनों के दोनों एलिमेंट किसके अंदर है? नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर है ना? तो न्यूक्लियस के अंदर दो एलिमेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दोनों का डायमीटर सेम है, क्योंकि दोनों अड़ोसी पड़ोसी है, दोनों के नेचर मिलते हैं, दोनों का डायमीटर भी सेम है। तो डायमीटर है कितना? 1.7 इंटू 10⁻, अच्छा मापते किस में? फर्मी मीटर में। नाभिक को भी फर्मी मीटर में, प्रोटॉन को भी फर्मी मीटर में, और न्यूट्रॉन को भी फर्मी मीटर में। तो डायमीटर है कितना? डायमीटर मतलब व्यास 1.7 इंटू 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होगा। ठीक है? अच्छा, फर्मी से जब और नीचे जाएंगे, है ना, फर्मी से जब और नीचे जाएंगे 15 के बाद आएगा 18, तो इलेक्ट्रॉन का जो डायमीटर है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के डायमीटर से और छोटा है, तो इसको मापेंगे 10 की पावर -18 मीटर, यानी कि इतना छोटा इसका डायमीटर है। अब मेरे को आप कमेंट करके ये बताना इस वीडियो के नीचे कि 10 की पावर 18 को क्या बोलते हैं? 10 की पावर -18, जैसे आपने स्टार्ट किया था डेसी सेंटी मिली, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, मिली के बाद फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो, नैनो मतलब -9 जिसको हम मोलिक्यूल में नैनो, फिर डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको -12, पिको के बाद फर्मी, ये रहा, है ना?
फिर फर्मी के बाद क्या आता है, फिर -18 को जो मैंने लिख रखा है। तो ऐसे ही चलते जाते हैं ऊपर की तरफ, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा आता है ना, ऐसे ऊपर बढ़ता चलता है। तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए 10 की पावर -18 मीटर को क्या बोलते हैं। कुल मिलाकर हमने डायमीटर को माप लिया। इलेक्ट्रॉन का माइनस माइनस नहीं 1.7, प्रोटॉन का भी 1.7 इंटू 10⁻⁻15। अब देखो इससे भी छोटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से जो बाहर न्यूक्लियस के बाहर जो चक्कर लगा रहा है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी छोटा है, तो 10 की पावर -18, मतलब नीचे 10 की पावर 18 प्लस का बनेगा और 18 जीरो से भाग जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है, इतना छोटा है, इसका मतलब छोटी चीज का व्यास कम रहेगा, छोटी चीज का द्रव्यमान भी कम रहेगा, और छोटी चीज के ऊपर चार्ज तो वैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया जी। अब बात करते हैं जी मास कितना रहेगा। मास मतलब द्रव्यमान। अच्छा, मास को भी हमको दो चीजों में मापना है। मास को भी हमको दो चीजों में मापना है, एक तो सिंपल मास और एक एएमयू। कल मैंने मास बताया था, इसके ऊपर जो मास रहेगा वो कितना रहेगा, 1.7, है ना। 1 पॉइंट, अच्छा दो वैल्यू रखी थी इसमें। मास को हमने देखा था कि दो वैल्यू से रिप्रेजेंट किया था शायद कल वाली। यहाँ 1.7, यहाँ शायद ज्यादा था, यहाँ 6 था और यहाँ 3 था। एक मिनट रुक जाइए। मास हमने देखा था 1.673 था शायद, 1.673 था, है ना। 1.673 इंटू 10⁻⁻, है ना, 10⁻⁻, -27 kg, ये मास था। प्रोटॉन, प्रोटॉन से भारी कौन होता है, न्यूट्रॉन। सबसे भारी तत्व कौन सा होता है, न्यूट्रॉन। तो यहाँ 1.73 था, तीन ही डिजिट तक बोला था मैंने, यहाँ हो जाएगा 1.675। याद कर लो या 6, कल मैंने 6 लिखाया था, आप 6 भी याद रख सकते हो, 5 भी। तो मैंने यहाँ 3 है, यहाँ 5 कर लीजिए, ठीक है। इंटू 10⁻⁻27 kg। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो ना, मतलब कि जितना वजन, देखो जितना व्यास इसका है उतना ही व्यास उसका है, तो एक ही वैल्यू याद कर लो। प्रोटॉन की याद करते चलो, इसका व्यास कितना है, 1.7 इंटू 10⁻⁻15 मीटर के। अच्छा, इसका वजन कितना है, द्रव्यमान कितना है, तो हम कहेंगे 1 पॉइंट, देखो 1.7 है, यहाँ 1.6, 673 673 673, मतलब एक ही वैल्यू को याद करो, इंटू 10⁻⁻27 kg, मतलब जितना मास प्रोटॉन का है उतना ही न्यूट्रॉन का है, बस यहाँ इससे थोड़ा सा भारी हो जाएगा। 3 की जगह यहाँ 5 रखो या 6 रखो, वो आपको ऑप्शन देख के देख लेना है। भाई 5 है तो 5 पे निशान लगा देंगे, 6 है तो 6 पे। इसका जो वजन है, आपको पता है इसका डायमीटर इसका बड़ा था, इसका भी बड़ा, इतना बड़ा नहीं है लेकिन कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन बड़ा है। इसका डायमीटर छोटा है तो इसका वजन भी कम होगा। वजन होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻। आप कहोगे सर आप तो कह रहे थे कम होगा, ये तो ज्यादा है। यहाँ देखो 1.6 है, यहाँ 1.6 है, ये तो 9.1 हो गया। अरे बेटा आगे तो देखो ना, यहाँ 27 जीरो से भाग कर रहे हैं और यहाँ हम भाग करेंगे 31 जीरो से भाग करेंगे, 31 जीरो से भाग करेंगे। तो ये हो गया जी द्रव्यमान। एक बार फिर से खोजकर्ता आपको ध्यान है, इलेक्ट्रॉन के कौन है, ई टेट थॉमसन, जे थॉमसन। पैर से प्रोटॉन, रे से रदरफोर्ड, लेकिन खोजकर्ता थे गोल्डस्टीन और नामकरण दिया था रदरफोर्ड। नाच, ने से न्यूट्रॉन, चे से चैंडविक हो गया। फिर बात करते हैं व्यास। व्यास को बताइए, व्यास मतलब 1.72 1.72 इंटू 10⁻⁻, क्या माइनस का 15 मीटर, मतलब फर्मी मीटर में मापते हैं। फिर इसका भी किसमें होएगा, सेम का सेम रहेगा, 1.72 आ जाएगा। सेम यहाँ 7 है, यहाँ 72 आ जाएगा, सेम का सेम रखो। और इसका जो रहेगा वो बहुत छोटा, 10 की पावर -18 मीटर, वैल्यू उसके आगे है नहीं। फिर बात करते हैं जी इनका मास क्या रहेगा। एक क्यों याद करो, सिर्फ प्रोटॉन के, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला 1.673, 1.673। अगले का है 1.673 की जगह 5 या 6 मिलेगा, इनटू दोनों में -10 इंटू 10⁻⁻27 kg। और इससे छोटा जो मास है वो किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है, और उसमें है -31, लेकिन आगे क्या है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। क्लियर है, हो जाएगा। अब बात करते हैं मास इन एएमयू। तो सबसे पहले हम एएमयू को समझते हैं, ठीक है। एएमयू है क्या, तो एएमयू होता है एएमयू। तो सबसे पहले तो फुल फॉर्म ही ध्यान रखिए, पेपर में पूछला जाती है। तो एएमयू की फुल फॉर्म हो जाएगी एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी जी, एटॉमिक मास यूनिट। अब सुनो, इस एएमयू की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 1.672। एक एएमयू
AMU वो बराबर होता है किसके 1.672 है ना इंटू 10⁻⁻27 kg। अब आप कहोगे सर ये वैल्यू तो थोड़ी देखी देखी लग रही है, ये वैल्यू तो थोड़ी देखी देखी लग रही है। कहाँ देखी थी? अभी थोड़ी देर पहले ही देखी थी हमने कि जब हमने मास ऑफ प्रोटॉन लिखा था, मास थोड़ी देर पहले बेटा आपने लिखा था ना कि मास ऑफ प्रोटॉन, अरे यार ये मेरे मार्कर पता नहीं स्टाइलिश बना रहा है, मास ऑफ प्रोटॉन देखा था। प्रोटॉन का जब हमने मास देखा था तो वो मास ऑफ प्रोटॉन कितना था, ऐसे लिख देता हूं मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है थोड़ा सा लिख दिया मैंने इसे। तो 1.672 की जगह 3 था इंटू 10⁻⁻27 kg, यानी कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वही एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू ऑलमोस्ट। बोलो सिर्फ फर्क क्या है, यहां सॉरी यहां है 2 और यहां है 3, यानी कि प्रोटॉन का मास एक एटॉमिक मास यूनिट के ऑलमोस्ट बराबर होता है। पहले इस बात को लिख देता हूं फिर अच्छे से आपको समझाता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और एक्स्ट्रा वैल्यू याद ना करनी पड़े। सिर्फ मास ऑफ प्रोटॉन याद रखो 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। फिर न्यूट्रॉन का भी याद हो गया, उससे थोड़ा सा ज्यादा 1.673 की जगह 5 या 6 मिलेगा इंटू 10⁻⁻27 kg। फिर एटॉमिक मास यूनिट, एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू है प्रोटॉन के मास से एक मतलब कम थोड़ा सा, मैं पॉइंटों में तो क्या बताऊं 1.673 था उसकी जगह 2 इंटू 10⁻⁻27। अब पहले तो ये बात लिख देता हूं, कौन सी बात लिख देता हूं, ये वाली बात लिख देता हूं कि क्या कि प्रोटॉन का मास, कौन सी बात बेटा, प्रोटॉन का मास, मास मतलब द्रव्यमान, एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट एक एटॉमिक मास यूनिट के लगभग बराबर होता है। बताइए, यानी कि इस लाइन से हमें ये बात याद रह जाएगी कि प्रोटॉन का मास कितना है 1.673, तो लगभग बराबर है एक एएमयू के, तो एएमयू के लगभग बराबर है तो 1.673 की जगह 2 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻27 की। क्लियर है? तो देखो आपने देखा कि एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू, एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू यहां लिख देता हूं, एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू है ना लगभग बराबर आ गई किसके बेटा, वन मास ऑफ प्रोटॉन 1.673 की जगह 2 इंटू 10⁻⁻27 kg इसके बराबर आ गई। अब मेरे को इतना सा बता दीजिए आप, क्या ये प्रोटॉन के मास के बराबर है? बिल्कुल है सर बराबर। अगर मान लेता हूं बराबर है तो इस वैल्यू को 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg, इस वैल्यू को क्या मैं लगभग एक एएमयू के बराबर मान लूं? आप कहोगे सर बिल्कुल एक एएमयू की वैल्यू भी तो वो कितनी है 1.672 है, तो लगभग अगर एक एएमयू की वैल्यू के बराबर है लेकिन ये थोड़ी सी एएमयू से ज्यादा है, यहां 2 है और यहां 3 है, तो मास इन एएमयू ऑफ प्रोटॉन वो हो जाएगा 1 पॉइंट, वो ध्यान से देखना 007 एम। ये वैल्यू ऑलमोस्ट बराबर है लेकिन ये वैल्यू जो है एक एटॉमिक मास यूनिट से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 0.007 ज्यादा है। तो हमने उसी सेंस में याद रखा, हमने सिर्फ ये याद किया 1.673, उतनी ही एक एमयू 1.672 थोड़ी सी ज्यादा है, प्रोटॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा है एक एमयू से। कितना से ज्यादा है?
0.007 AMU। अब इसका भी तो सेम है, इसका बस ये यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यानी कि थोड़ा सा इसका ज्यादा था और थोड़े से ज्यादा से थोड़ा और ज्यादा इसका है, तो 1.007 था, तो यहाँ हो जाएगा 1.007 की जगह 8 AM। मतलब तरीके से याद रखना है, ऐसे नहीं कि सारी वैल्यू को हम रटने बैठेंगे, यार पता नहीं कैसे होगा 1.007 1.008 1.007, ऐसे नहीं। आपको मास ऑफ प्रोटॉन याद रखो 1.673, फिर उसके बाद मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.675 या 6 इंटू 10⁻⁻27 kg। फिर हमने देखा जितना मास ऑफ प्रोटॉन है उतनी ही एक एमयू की वैल्यू है, वहां था 1.672, 3 था, यहां आ जाएगा 1.672 इंटू 10⁻�27 kg। मास ऑफ प्रोटॉन एक एमयू के बराबर है, तो हमने एयू में रिप्रेजेंट करना है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा है तो 1.007, थोड़ा सा ज्यादा मतलब 1000वें हिस्से का थोड़ा सा भाग ज्यादा है, तो ये 7 था, तो ये क्या हो जाएगा 1.008। लेकिन इसका मास तो इसका सबसे पहले तो इसका डायमीटर बहुत कम था, फिर इसका मास भी बहुत कम है, इसका जो मास है वो ये तो था -27 kg, तो ये है -31 kg, तो इसकी जो वैल्यू एएमयू में रहेगी बेटा, मास इन एएमयू ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हो जाएगी क्या 3 बार 0 549, यानी कि 0.000000549 AM। समझे कि नहीं समझे? थोड़ा सा ही, मतलब सबसे ऑलमोस्ट बराबर किसका, जितना मास प्रोटॉन का है उतनी ही एक म्यू के बराबर है, तो 1.0, ये 1 के बराबर, ये 1 के बराबर, बस 1 1 याद करो। इसकी वैल्यू तो बहुत कम है, यहाँ 27 kg था, यहाँ 31, तो 3 पॉइंटों में पीछे चला जाएगा, 3 पॉइंटों में पीछे चला जाएगा, मतलब 0.000, फिर 5 4 5 4 9 AM एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। बताओ यहाँ तक टेबल में कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है, आगे तो वैसे भी नहीं आएगी। बताओ चार्ज, चार्ज कैसा होता है, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो प्लस का 1.6, 1.6 याद करो या फिर 1.602 याद करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि 1.6, ज्यादा घचड़ पचड़ नहीं करनी, बस 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वैसे 602 होता है, लेकिन 1.6 याद रखो, जैसे यहाँ 1.7, यहाँ कुछ और वैल्यू होते हैं, मैंने 1 सिंपल बता दिया। 10⁻⁻19 क्या, कूलाम, चार्ज को मापते किसमें, कूलाम में। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, सेम चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है, और वो नेगेटिव प्रवृत्ति के साथ होता है, ये पॉजिटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखनी थी, क्योंकि विद्युतीय रूप से एटम क्या होता है, उदासीन होता है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। जब उदासीन है तो इस बात का मतलब समझो ना, जितना उदासीन कब होगा, जितना चार्ज 5 रुपए उधारे दिए, 5 रुपए वापिस आ गए, हिसाब बराबर, जितना चार्ज प्रोटॉन का है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन का होगा, बस नेगेटिव प्रवृत्ति हो जाएगी, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज की यूनिट भी क्या है, कूलम है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है। अब समझो, यहां से मैंने कल लिंक करके बताया था बेटा, जिसको कोई चिंता नहीं है भाई, पॉजिटिव वाला अपनी तरफ खींचे, नेगेटिव वाला अपनी तरफ खींचे, इससे अच्छा कोई चार्ज रखे ही ना, न्यूट्रल होके बैठ जाए, न्यूट्रल हो जाए, है ना, न्यूट्रल हो गई, इसका मतलब फिर अपने को कोई टेंशन नहीं है, अच्छा खासा खाएंगे। तो सबसे ज्यादा डायमीटर भी इसका है ना, सबसे ज्यादा डायमीटर भी इसका है, यहाँ 1.7 है, यहाँ 1.72 आएगा, थोड़ा सा ज्यादा है। सबसे ज्यादा मास भी इसका है, सबसे ज्यादा मास इन एएमयू भी इसका ज्यादा है ना, तो बहुत सारे इसके अंदर गुण भी आ जाएंगे, आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, क्यों आ जाएंगे, क्योंकि इसको कोई टेंशन नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई चिंता इसको नहीं है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, पहले तो यहां देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की फुल फॉर्म। तो देखो, जिस प्रकार से एएमयू हमने देखा था, ठीक उसी प्रकार से अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की फुल फॉर्म क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ईएसयू की फुल फॉर्म क्या है, मतलब मैं बोल भी रहा हूँ और बता भी रहा हूँ, तो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट।
स्टैटिक यूनिट। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या है? चार्ज को मापते हैं। चार्ज को किस में मापते हैं? कूलाम में मापते हैं। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, एक मिनट रुक जाइए भाई, मेरे को थोड़ी सी, क्योंकि गलत वैल्यू ना लिखा दो। ठीक है, तो चार्ज को इस किस में मापते हैं? कूलाम में मापते हैं। चार्ज को किस में मापते हैं? कूलाम में। तो एक कूलाम बराबर 3 गुना 10 की पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है ना। एक कूलाम चार्ज है वो किसके बराबर होता है? 3 गुना 10 की पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है। क्योंकि आपको एक बात पता होगी कि जो एसआई मात्रक होता है ना वो बड़ा होता है, सीजीएस मात्रक छोटा होता है ना। तो एक बस मेरे को ये कंफ्यूजन थी कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, एसआई मात्रक तो आपको पता ही है कि कूलाम है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कौन सा मात्रक है? तो वो अभी फिलहाल तो मेरे को नहीं याद आ रहा, लेकिन मैं बता दूंगा सीजीएस है या एमकेएस है, लेकिन ये कूलाम चार्ज को मापने की एक यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट किसके बराबर होता है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को निकालेंगे तो एक को भाग करेंगे 3 गुना 10 की पावर 9, वो मैं भाग करके सीधा टेबल में लिख दूंगा। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है, बस आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ईएसयू की फुल फॉर्म होती है, और एक कूलाम में 3 गुना 10 की पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर होता है। एक कूलाम जो चार्ज है वो 3 गुना 10 की पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है वो एस मतलब है तो सीजीएस या एमकेएस में, या फिर कोई मेजर करने की यूनिट हो गई, लेकिन सोचो कि एक कूलाम जो चार्ज है ना उसमें 3 गुना 10 की पावर 9, मतलब 9 जीरो के साथ इतने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो अब लिखते हैं चार्ज, हम कर रहे थे चार्ज इन ईएसयू। ईएसयू में प्रोटॉन का चार्ज क्या है? ईएसयू में न्यूट्रॉन का चार्ज क्या है? ईएसयू में इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? एक बात तो यहीं से खत्म कर देता हूं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज होता ही नहीं, इस वजह से ईएसयू में इसका चार्ज क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा। ठीक है, प्रोटॉन और न्यू इलेक्ट्रॉन, जितना चार्ज प्रोटॉन का है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन का है। आपको एक ही वैल्यू याद रखनी है, जितना चार्ज, चार्ज कितना है? प्रोटॉन का भी 1.6, इलेक्ट्रॉन का भी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, 10⁻−19 कूलम। लेकिन प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ जो वैल्यू होगी, जितनी वैल्यू यहाँ होगी उतनी ही वैल्यू यहाँ होगी। यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ होगी, यहाँ नेगेटिव साइन के साथ होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो प्लस का साइन है और ये जो माइनस का साइन है, ये प्रोटॉन के प्रकृति को बताता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, और दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो इस एटम को विद्युत रूप से उदासीन कर देंगे। पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज इन ईएसयू क्या है? पहला ऑप्शन है 4.8 इंटू 10 पावर क्या -10 कूलम, नहीं ईएसयू। दूसरा -4.8, सब बच्चों ने -4.8 पे निशान लगा दिया क्योंकि उनको लगता है कि इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज है। बेटा चार्ज को सीधा रिप्रेजेंट करना हो तो प्लस माइनस में 1.6 प्रोटॉन का, -1.6 इलेक्ट्रॉन का। लेकिन अगर ईएसयू में रिप्रेजेंट करना हो तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम आएगी, और वैल्यू क्या रहेगी? वैल्यू रहेगी जी 4.8 इंटू 10 पावर माइनस का क्या 10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो चार्ज को दो प्रकार से देखना था, चार्ज इन सिंपल चार्ज, तो पॉजिटिव, प्रोटॉन में पॉजिटिव साइन, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। लेकिन चार्ज इन ईएसयू की बात करें तो यहां पॉजिटिव और नेगेटिव इसकी प्रकृति को बताता है। यहां चार्ज इन ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जिसकी वैल्यू 1 कूलम बराबर होता है 3 गुना 10 की पावर क्या, अभी लिखी जाए है 3 गुना 10 की पावर, देख लीजिए 3 गुना 10 की पावर 9 ईएसयू के बराबर। लेकिन हमें यहाँ पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन नहीं बनाना, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन आया इलेक्ट्रॉन का चार्ज इन ईएसयू क्या है। पहला ऑप्शन था 4.8 गुना 10 की पावर -10 ईएसयू के बराबर। दूसरा ऑप्शन था -4.8 गुना 10 की पावर -10 ईएसयू के बराबर। दो तीन वैल्यू और हो गई। बच्चों ने सोचा कि इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस बी वाले ऑप्शन पे चले गए। नहीं बेटा, वो सिर्फ आपको ध्यान रखना है जब कूलम में मेजर करो, ईएसयू में मेजर करो तो दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, और सेम वैल्यू रहेगी तो कितना आएगा
4.8 गुना 10 की पावर -10 इलेक्ट्रोस्टैटिक। बोलो क्लियर है क्या बात जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, टाइम देके। तो ठीक है, तो मास इन एएमयू, मास इन एएमयू हमने देखा, सिर्फ एक वैल्यू को याद किया, मास। फिर हमने देखा चार्ज इन ईएसयू, चार्ज इन ईएसयू में भी एक ही वैल्यू को याद रख रहे हैं, 4.8 गुना, देखो 4 8 यहाँ 10 10, बहुत आसान है, 4.8, 4 का डबल 8, 10 माइनस 10, ऐसे याद करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब यहां मैं लिख देता हूं कि एक कुलाम चार्ज में, किसमें बेटा, एक कुलाम चार्ज में कितने, अभी लिखे यहाँ नेक्स्ट पेज पे, यहाँ लिख देंगे तो थोड़ा याद हो जाएगा, 3 गुना 10 की पावर 9 ESU के बराबर होता है। 3 गुना 10 की पावर 9 ESU के क्या होता है जी, बराबर होता है। बोलो कहानी क्लियर है क्या, हो जाएगा, कोई समस्या किसी बच्चे को। अब इस टेबल को बहुत अच्छे से और आरामदारी से नोट कर लीजिए। आपको मौका दे रहा हूँ, मौका मतलब टाइम दे रहा हूँ, वीडियो को रोक के आप इस टेबल को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर आगे। हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो, जो हमने देखा, कल मैं बोल रहा था कि नेक्स्ट क्लास में लिखा दूंगा, क्या, जो आपके क्या है नाभिक के अंदर, एक तो है जी प्रोटॉन, और दूसरा कौन है नाभिक के अंदर, न्यूट्रॉन। पता लगा प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे क्या है, कोई चार्ज नहीं है, विद्युत रूप से क्या है जी, उदासीन है, विद्युत रूप से क्या है, उदासीन है। ये दोनों के दोनों किसके अंदर पाए जाते हैं, नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, इसी वजह से इन दोनों को कहते हैं न्यूक्लियन। क्या कहते हैं जी, देख लेना, स्पेलिंग वगैरह देख लेना, न्यूक्लियन कहते हैं, ये सही है, ये वाले देख लेना, न्यूक्लियन कहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके अंदर पाए जाते हैं जी, नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियन कहा जाता है। शायद ओन आए, यौन नहीं आए, न्यूक्लियन, ठीक है, इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियन कहा जाता है। इस पे कैसा चार्ज रहता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, इसके ऊपर कैसा चार्ज रहता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता, यानी कि ये है जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाला है, और ये विद्युतीय रूप से क्या है, उदासीन है, इसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। क्लियर है, इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है जी, न्यूक्लियन कहा जाता है। अब अगर मैं तुमसे कहूं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अगर मैं तुमसे कहूं कि अभी 3 एलिमेंट पढ़े हमने, एक पढ़ा है, सबसे पहले कौन था, प्रोटॉन, फिर क्या था, फिर न्यूट्रॉन था, और फिर क्या था, फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन। जिस ऑर्डर में मैंने टेबल में लिखे उसी ऑर्डर में मैंने यहां लिखा। अगर मैं तुमसे कहूं कि बताइए इनको डायमीटर के अनुसार एडजस्ट कीजिए, तो सबसे पहले मैं अकॉर्डिंग टू डायमीटर, अकॉर्डिंग टू डायमीटर, डायमीटर मतलब व्यास, बेटा ये पेपर में ना इनके ऑर्डर लगाने आ जाते हैं, तो जो याद किया बस उस पर थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डायमीटर मतलब व्यास के अनुसार इनको एडजस्ट कीजिए। तो सबसे पहले व्यास, सबसे बड़ा व्यास किसका था, न्यूट्रॉन का था, सबसे बड़ा कौन रहेगा, न्यूट्रॉन रहेगा। उससे बिल्कुल छोटा, क्योंकि इसका जो व्यास था वो क्या था, 1.72 इंटू 10 क्या था, माइनस का, बोलो 27, नहीं फर्मी मीटर में मापते हैं, -15 मीटर के बराबर था कि नहीं था, बिल्कुल सही था। अच्छा, इससे थोड़ा सा छोटा, अगर इसे मैं बात करूं, थोड़ा सा छोटा कौन है, इससे थोड़ा सा छोटा है जी, न्यूट्रॉन से थोड़ा सा छोटा कौन है, प्रोटॉन। कौन है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का व्यास क्या हो जाएगा, सीधा याद रखना है, 1.7 इंटू 10 मीटर। मतलब ये 7.2 कोई जरूरी नहीं आपको याद रखे, बस ध्यान रखना प्रोटॉन से हल्का सा बड़ा कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है। और फिर सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है जी इलेक्ट्रॉन। कौन है जी, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का कितना है, इलेक्ट्रॉन का है 9.1 इंटू, ये तो वजन क्या है, 10 - 18 मीटर। वहां दोनों की वैल्यू है, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। एक तो एडजस्ट कर लिया हमने किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डायमीटर।
अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ही, अगर मैं पूछूं अकॉर्डिंग टू मास एडजस्ट कीजिए, इसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मास, मास मतलब द्रव्यमान। तो मास में हमने ध्यान रखना कि जो सबसे बड़ा है उसी का ब्यास सबसे बड़ा होगा, सेम डिट्टो कॉपी आ जाएगा और वाला ही कॉपी। जो सबसे बड़ा है बेटा वही सेम का सेम डिट्टो कॉपी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मास होगा कितना, वो मैं यहाँ एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि अपना याद हो जाए। सबसे पहले सबसे ज्यादा किसका है, न्यूट्रॉन का, कितना रहेगा 1.76, 1.675 या 6 में से एक मिलेगा, इंटू 10⁻⁻, माइनस का बोलो 27 kg। तो जितना मास इसका है उससे थोड़ा सा हल्का 75 की जगह क्या आ जाएगा, 75 की जगह 1.672 आ जाएगा, 2 नहीं 3 आ जाएगा, 2 तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में था, 10⁻⁻27 kg। और इसका जो मास रहेगा वो अच्छे वाला कम हो जाएगा, -27 की जगह माइनस का 31, लेकिन आगे वैल्यू आएगी 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। बोलो भूलोगे क्या कभी, नहीं भूलेंगे। तो हालांकि ये बात ऑलरेडी उस टेबल में है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऑर्डर लगाने आ जाते हैं तो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि इस क्लास में ना एक नंबर छुपा है, 1 घंटे की क्लास है और 1 नंबर छुपा पड़ा है। और ये वैल्यू ना अगर आप खुद से याद करोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार 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 रिपीट करके आपके जहन में अच्छे से बिठा दी जाए कि भाई ये वैल्यू इस प्रकार से है, तो आपको कोई समस्या नहीं आए, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूं, ये हो गया चार्ज का, पता ही है न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, 1.6 यहाँ 1.6, यहाँ पॉजिटिव प्लस के साथ यहाँ नेगेटिव। और ये बात भी पता है जितना मास इन ईएसयू में देखेंगे, एटॉमिक एएमयू में देखेंगे एटॉमिक मास यूनिट, तो यहाँ 7 की जगह 2 आ जाएगा। तो प्रोटॉन का जो था वो यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, वो था बेटा क्या 1.00 बोलो 7 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और इसका कितना था, इसका था जी 1.007 की जगह आ जाएगा 8 AMU एटॉमिक मास यूनिट। और इसका कितना था 000000005, दोनों को जोड़ देंगे 49 AMU। और फिर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में भी देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बराबर होता है 1 कूलाम, बराबर होता है 3 गुना 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसका जो रहेगा सबसे पहले किसका, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, दोनों का सेम 4.8 गुना 10⁻10, 4.8 गुना 10⁻10, लेकिन वहां साइन किसका रहेगा माइनस का 10, 4.8 गुना 10⁻−10 किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। अब आ जाइए उस, कल मैंने कहा था कि मैं कल फिर से रिपीट करूंगा। अब पता लगा कि सबसे छोटा कौन है, इलेक्ट्रॉन है, सबसे छोटा बेटा कौन है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन से बड़ा कौन है, पता लगा इलेक्ट्रॉन से बड़ा प्रोटॉन है। कितना का बड़ा है, यहाँ -27 है, यहाँ -31 है, यहाँ -27 है, ठीक है। जितना प्रोटॉन है उतना ही ऑलमोस्ट न्यूट्रॉन है, लेकिन फिर भी वो किससे बड़ा है, प्रोटॉन से बड़ा है कौन, न्यूट्रॉन। कौन बड़ा है, न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या बनाते हैं, मिलकर नाभिक बनाते हैं। ये भी किस में मापा जाता है, फर्मीमीटर में, ये भी फर्मीमीटर में, ये -18 में, फर्मीमीटर से नीचे जो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन से बड़ा कौन है जी, न्यूट्रॉन से बड़ा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। अच्छा, न्यूक्लियस से बड़ा कौन है, न्यूक्लियस से बड़ा है जी एटम। कौन बड़ा है, एटम। एटम से बड़ा कौन है जी, एटम से बड़ा है जी मोलिक्यूल, ठीक है। अच्छा, इसको किस में मापते हैं, कमेंट पे कमेंट आ रहे हैं, इसको मापते हैं जी किस में, इसको मापते हैं फर्मीमीटर में। और ये कितना था, बस फर्मीमीटर लिख दूं, फर्मी
मीटर में मापते हैं। कितना था मेजरमेंट, कितना था 1 पॉइंट, इलेक्ट्रॉन का 1 पॉइंट, नहीं इसको मापते हैं, इलेक्ट्रॉन को मापते हैं 10 की पावर 18 में। लिख ही देता हूँ वैल्यू भी ताकि याद हो जाए। ये कितने में था, 10 की पावर -18 मीटर के बराबर था कि नहीं था? बिल्कुल था सर। प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से थोड़ा सा कम, प्रोटॉन का कितना था 1.7, सीधा 7 गुना 10 की पावर 1.7 गुना 10 की पावर -15 मीटर, फर्मी मीटर में मापते हैं, याद है ना? ये कितना था, बस बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि ये न्यूट्रॉन थोड़ा सा इससे ज्यादा 1.72 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ये भी फर्मी मीटर में, ये भी फर्मी मीटर में। अभी अभी तो क्या है, फर्मी मीटर में किसको मापेंगे, न्यूक्लियस को भी मापेंगे, इसको सीधा ध्यान रखना, इसको मापते हैं फर्मी मीटर में। वैल्यू डिपेंड करता है कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन, तो वैल्यू बदलती रहेगी। न्यूक्लियस को फर्मी मीटर में मापते हैं, इसको किसमें मापते हैं, एंगस्ट्रॉम में। किसमें मापते हैं जी, एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। और इसको किसमें मापते हैं, नैनोमीटर में। और फिर ध्यान होगा कि एक फर्मी मीटर किसके बराबर होता है, 10 की पावर, बोलो, एक फर्मी मीटर बराबर होता है 10 की पावर -15 मीटर, जो पीछे लिख रखे हैं। एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होते हैं, 10 की पावर -10 मीटर की। एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10 की पावर 9 -9 मीटर की। तो ये थे सारे के सारे। अब कंपेरेटिवली भी बता दिया, बड़ा छोटा भी बता दिया। होप सो कि अब आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यही क्वेश्चन जो मैंने आज लिखे हैं ना, बार बार जो वैल्यू, वही क्वेश्चन आपकी बार बार एग्जाम में ध्यान से और समझते हुए। इनका ये ऑर्डर, सबसे छोटा कौन, इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, फिर कौन, न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस, फिर कौन, एटम, फिर कौन, मॉलिक्यूल, और फिर लास्ट में बन जाएगा मॉलिक्यूल। बहुत सारे मॉलिक्यूल बनकर क्या बन जाएगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल बनकर बन जाएगा जी पदार्थ। क्या बन जाएगा, पदार्थ। क्या बनेगा लास्ट में, पदार्थ बनेगा, यानी कि मेटर। लास्ट में क्या बन जाएगा, पदार्थ। तो पदार्थ में किससे मिलकर बना होता है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल किससे मिलकर बने होते हैं, एटम। एटम के अंदर 3 पार्टी, एटम का मेन हिस्सा कौन है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर कौन है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो, हमें जो कल वैल्यू याद की थी, हमने कौन सी वैल्यू याद की थी, 1 मिनट रुकना, कॉल आ गई थी भाई। तो मैं बात कर रहा था किसकी, मैं बात कर रहा था जो कल हमने याद किया था कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन के बीच में एक लिंक होता है 1840 गुना का। उसको हम देख लेते हैं, आपको वो वैल्यू याद रखनी है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करूं मास ऑफ प्रोटॉन से, अब आप कहोगे सर वैसे तो सबसे हैवी तो न्यूट्रॉन होता है। अरे बेटा, हमें कोई एटम को विद्युत रूप से उदासीन बनाना है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कंपैरिजन करना है। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान, और मास ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान, उसके बीच में हम एक रिलेशन लेते हैं, और जो पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। कैसे, आप बताओ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 इंटू 10⁻, बोलो, माइनस का कितना था, 31 केजी था, 31 केजी था। ठीक है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है सर क्या, 1.7, न्यूट्रॉन ही प्रोटॉन 1.7, बोलो, यहाँ क्या आ जाएगा, 767 प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा, 3 × 10⁻⁻27 केजी। यही था, बोलो, टेबल पे चले जाएं क्या, या मैंने कुछ गलत लिख दिया। देखो, मास, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन यही है 1.7 इंटू 10⁻⁻27, और ये रहा इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी। सही है, ठीक है। तो इसको जब इससे डिवाइड करते हैं, यहाँ 31 जीरो है ना, और यहाँ 27 जीरो, जब डिवाइड करेंगे तो सारा सोल्व करने के बाद, आपको सोल्व नहीं करना क्योंकि मेरे को भी यहाँ सोल्व करके दिखाना कोई जरूरी नहीं है, तो ये बराबर आएगा 1/1837 के। इसके बराबर आएगा 1/1837 के। जो अप्रोक्सीमेट आपको वैल्यू को याद रखना है वो है 1/1840।
1/1837 से भाग करो 1 को 1837 से 1840, तो वैल्यू में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस बात को लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। या तो यही आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बटा में मास ऑफ प्रोटॉन, या तो यही आ जाएगी जो वैल्यू अब मैं लिख रहा हूं 1/1840। इसको याद रखना बस, 1/1840। या फिर इस बात को ऐसे ना देकर क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा किसके, पहले मास ऑफ प्रोटॉन लिख रहा हूं, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की एक से बराबर हो जाएगा किसके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितने का मल्टीपल, 1840। या फिर इसको आगे ले लूं, दोबारा ही लिख ले, कभी ना कभी कभार बच्चों वाले काम करने। अति होगी, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होगा, 1840 गुना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मास को 1840 से गुना करते हैं तो किसके बराबर आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है। या फिर ये कहें कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का अगर मास निकालना हो ना, इलेक्ट्रॉन का अगर मास निकालना हो तो, इलेक्ट्रॉन का निकालना हो तो प्रोटॉन के मास को, प्रोटॉन के मास को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1840 से डिवाइड करना। अब इनमें से कोई एक बात आपसे पेपर में पूछ ली जाती है, बस 1840 को याद रखना। ये याद रखना कि सबसे हल्का कौन है, सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन है, सबसे हल्का कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन के मास को 1840 से गुना करेंगे तो किसका मास आएगा, प्रोटॉन का मास आएगा। या फिर प्रोटॉन के मास को 1840 से भाग करेंगे तो किसका मास आएगा, किसका मास आएगा, आपका इलेक्ट्रॉन का मास है। एक तो ये रिलेशन आपको याद रखना, कर लोगे बस। आपको 1840 ये सोल्व करके नहीं बताना वहां कोई पेपर में, बस आपको ये वैल्यू याद रखनी है। एक और चीज जो आपको याद रखनी है वो चीज ये है कि जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को हमने देखा है, ठीक उसी प्रकार से आपके एटम के अंदर भी देखिए जरा। एटम के अंदर देखिए, एटम के अंदर मैं देख रहा हूं रेडियस के रेशियो को, रेशियो ऑफ रेडियस किस किस के, आप बताओ बड़ा कौन था, एटम। मोलिक्यूल को छोड़िए तो क्या कहेंगे, एटम की जो रेशियो है, एटम और उसके डिवाइड में मैंने ले लिया न्यूक्लियस। एटम के डिवाइड में क्या ले लिया जी, मैंने न्यूक्लियस ले लिया, ठीक है। तो और ले क्या रहे हैं इन दोनों की, रेडियस को ले रहे हैं जी, किसको ले रहे हैं, रेडियस को ले रहे हैं, रेडियस, इसकी भी रेडियस और इसकी भी रेडियस ले, मतलब जो डायमीटर मान लो या रेडियस मान लो, ठीक है, जो हमने याद किया है। एटम की बताओ जरा, एटम की थी सर 10 की किस में मापते हैं एटम को, एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, है ना। एटम तो बड़ा होता है, एटम को मापते हैं नैनोमीटर में, 10 की पावर -9 मीटर। और न्यूक्लियस को मापते हैं जी, न्यूक्लियस को मापते हैं किसमें, न्यूक्लियस को मापते हैं फर्मी मीटर में, तो क्या आ जाएगा 10 की पावर -15 मीटर। ये आपको ड्राइव नहीं करना, मैं थोड़ी देर में एक रिजल्ट लिखूंगा, वो रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद कर लेना है, ठीक है। आप बताओ जब इस नीचे वाली वैल्यू को ऊपर भेजूंगा तो ऊपर है 10 की पावर -9 मीटर, और गुना में आ गया जी, मीटर को छोड़ो साइड में, 10 की पावर 9 गुना में क्या आ गया, 10 की पावर +15, क्योंकि जो माइनस का था वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा, और मीटर लास्ट में, ठीक है। मीटर से मीटर तो कैंसिल ही हो गया, मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जब आप इसे सोल्व करोगे तो बेस सेम है, -9 पावर जुड़ जाएगी और +15, तो 15 में से 9 गया कितना आ जाएगा, 15 में से 9 गया कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6। एटम का और न्यूक्लियस का ही लेना था ना, एटम न्यूक्लियस, एटम को मापते हैं, एटम को नहीं मॉलिक्यूल को मापते, यहाँ आएगा, मैंने गलत लिख दिया भाई, थोड़ा सा माफी चाहता हूँ, -10 मीटर, मॉलिक्यूल को मापते हैं ना नैनोमीटर में। ठीक है, तो एटम का
बटा में न्यूक्लियस, इसके बराबर आ गया 10 की पावर 15 में से 10 गया कितना आएगा 5। ये आपको ध्यान रखना, और चाहो तो बटा में 1 भी लगा लेना, लगाओ तो लगा लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। कहने का मतलब क्या है, इस बात का कहने का मतलब ये है कि एटम का जो डायमीटर होता है या रेडियस होती है ना, एटम का जो डायमीटर, डायमीटर देखिए वो न्यूक्लियस के डायमीटर से 10 की पावर 5 गुना बड़ा होता है। इस बात को अगर तोड़ के लिखोगे तो ऐसे लिखेंगे, या तो ऐसे 10 की पावर 5 से याद रखना, या अगर इस बात को अगर तुम तोड़ के लिखते हो तो ऐसे लिखोगे क्या, कि एटम का जो डायमीटर होता है, क्योंकि एटम बड़ा है उसके अंदर न्यूक्लियस है, 10 की पावर 5 मतलब 5 जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, गुना में, यानी कि न्यूक्लियस को 1 लाख से गुना करते हैं तो एक एटम आता है। न्यूक्लियस के जो साइज है ना उसको 1 लाख से गुना करते हैं, यानी कि एटम का जो व्यास है ना वो न्यूक्लियस के व्यास से, कितना गुना होता है, 1 लाख गुना होता है, 1 लाख गुना होता है बस। अब ये वाली बात आपको याद रखनी है बस, ये ऊपर जो कुछ हुआ है ना उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको ध्यान रखना है, आपसे पेपर में पूछ लिया जा सकता है कि एटम का जो व्यास है वो न्यूक्लियस के व्यास से कितना गुना है, अप्रोक्सीमेट कितना गुना है, तो याद रखेंगे अप्रोक्सीमेट 1 लाख गुना है। यहाँ कितना गुना था, सबसे हल्का कौन, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम कहेंगे प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना है, 1840। एटम का व्यास न्यूक्लियस के व्यास से कितना गुना है, 1 लाख। ये बस दो वैल्यू, ये जो पूरे पिछले 5-7 मिनट में घटित हुआ है ना उसमें से कुछ याद नहीं रखना आपको, बस ये दो बात आपको याद रखनी है। पहली बात कौन सी सर, पहली बात कौन सी, अगर मास की बात करो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के तो याद रखनी है एक वैल्यू 1840 गुना है, कितना गुना है, 1840 गुना, ठीक है। और जब मैं बात करूं एटम और न्यूक्लियस के इसके व्यास की तो कितना गुना है, 1 लाख गुना है, कितना गुना है जी, 1 लाख गुना। ये दो वैल्यू याद रखना बस, आप पीछे जो भी घटित हुआ उसमें से आपको कोई भी मतलब नहीं है ना। वो तो देखो मेरा एज पर टीचर होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, लेकिन ये दो वैल्यू आपको बस याद है। क्लियर है कहानी, हो जाएगा, कोई याद करना मुश्किल नहीं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये हो गई सारी कहानी एटम की थ्योरी, एटम के 3 बेसिक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बिल्कुल अच्छे से डिटेल से खत्म हो गया। अब सुनो, हमने जो कल देखा था, अब यहां से कल मैं क्लास कंटिन्यू करूंगा और सीधा हम चले जाएंगे चार्ज पे, ठीक है। एक बार छोटा सा ओवरव्यू मैं देता हूं कि हमने जो कल लास्ट में देखा था, हमने बताया था कि कोई एक न्यूक्लियस है ना, कोई एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के बाहर अलग अलग क्या है, अलग अलग सेल है जी, अलग अलग क्या है, सेल है, ऑर्बिट है ना। जिसको किसने खोजा था, जिसको खोजा था नील्स बोहर ने, किसने खोजा था, नील्स बोहर नामक साइंटिस्ट ने खोजा था, याद है आपको। और सेल को मैंने बताया था कि जो इनके ऑर्डर है उस टाइम उनके मन में चल रहा था, उन्होंने नाम रख दिए KLMN। ये जरूरी नहीं है कि KLMN क्यों रखे थे, इसके कोई एक्सप्लेनेशन दे, तो इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इस एटम के बिल्कुल बीच में कैसा चार्ज होता है जी, पॉजिटिव चार्ज होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस में जो एलिमेंट है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनको न्यूक्लियन बोला जाता है, न्यूक्लियन बोला जाता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। और इसके बाहर पहला जो सेल है उसको बोलते हैं के सेल, फिर एल सेल, फिर एम सेल, ALM, और लास्ट वाला जो सेल रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे जी एन सेल। क्या कहेंगे, एन सेल कहेंगे। इससे आगे भी सेल होते हैं लेकिन उनसे हमें कोई खास मतलब नहीं है, समझने वाला यही था, ठीक है। अच्छा, के हमने जब एनर्जी लेवल लिखा था तो मिनिमम एनर्जी लेवल किसका है, के का मिनिमम एनर्जी लेवल है, के का जो एनर्जी लेवल है वो क्या है, मिनिमम है, क्योंकि वो किसके नियंत्रण में है, न्यूक्लियस के नियंत्रण में है। और जो लास्ट वाला है, फिलहाल जो लास्ट वाला है एन का मैक्सिमम एनर्जी लेवल है, क्या है, मैक्सिमम एनर्जी लेवल की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर की बात कर रहा हूं, ऊर्जा स्तर की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहीं से मेन कॉन्सेप्ट निकलेगा। तो मैं बात कर रहा हूं के का मिनिमम एनर्जी लेवल है और आपका एम एन का मैक्सिमम एनर्जी लेवल है। के में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने भरे थे वो कल भरे थे 2,
एल में कितने आएंगे 2 8, कितने आएंगे 8 आएंगे, 2 8, और इसमें कितने आएंगे 18 आएंगे, 2 8 18, और इसमें कितने आएंगे जी 32 आएंगे, कितने आएंगे 32। लेकिन मैंने एक बात बताई थी आपको कि जब भी लास्ट वाले ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 को क्रॉस कर जाए, तब आपको नया नया सेल बनाना पड़ेगा। तो ये बात लिख देता हूं, लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट ऑर्बिट में, ऑर्बिट बोलो या क्या बोलो, सेल बोलो, लास्ट ऑर्बिट या क्या बोलते हैं ऊर्जा सतह, हिंदी में क्या नाम है ऊर्जा सतह। लास्ट ऑर्बिट सेल या ऊर्जा सतह में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो हो सकते हैं वो कितने रहेंगे 8 रहेंगे, कितने रहेंगे 8 रहेंगे बेटा। और जब 8 को क्रॉस कर जाएंगे तो हमें, अगर 8 को क्रॉस कर जाए तो हमें हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक नया इलेक्ट्रॉन भरने के लिए नया ऑर्बिट क्रिएट करना पड़ेगा, नया ऑर्बिट क्रिएट करना पड़ेगा बेटा, नया ऑर्बिट क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। ये बात भी मैंने बताई थी। अब सुनो, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से बाहर की तरफ जाते हो, मान के चलो मैं बेस्ट एग्जांपल लेता हूं सिल्वर का, इसका एग्जांपल ले रहा हूं सिल्वर का। सिल्वर को किससे डिनोट करते हैं, एजी से। ये कल बताऊंगा अच्छे से, लेकिन एक ओवरव्यू दे रहा हूं। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 47। जब 47 को आप भरोगे तो कुछ इस प्रकार से भरोगे, पहले में 2 भरे जाएंगे, दूसरे में 8 भरे जाएंगे, तीसरे में 18 भरे जाएंगे, 2 8 28, फिर से कितने भरे जाएंगे, अब आप 32 भरते हो। एक बार देखो, आप मेरी बात सुनो, पहले मैं 32 भरता हूं, तो 32 और 10 42 और 18 ज्यादा हो गई, इसका मतलब 32 तो नहीं भरे जाएंगे, फिर कितने भरे जाएंगे 18। अब जोड़ो 18 18 36, 36 और 10 46, तो लास्ट वाले में, क्योंकि ज्यादा लास्ट वाले में फिर कितने आ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये भरने नहीं आएंगे अपने पेपर में, अब भरने नहीं आएंगे। लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन में आपको बस समझना है कि भाई अपना कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा। लास्ट वाले ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। बाकी मैं नहीं भर रहा, मैं लास्ट वाले में एक भर रहा हूं, और जिसको मैंने बोल दिया कि ये लास्ट वाले में एक इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जब किसी भी जब किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाए तो नया ऑर्बिट बन जाता है। हमने भरा सिल्वर को, सिल्वर मतलब एजी से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, तो प्रोटॉन एटॉमिक नंबर इसका 47, और उतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 47। लास्ट ऑर्बिट में हमने देखा कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, एक। या आपको भरने ना आते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। जो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और हिंदी में इसका क्या नाम होता है, हिंदी में तो लिख ही दिया, इलेक्ट्रॉन। बेटा जो इसका नाम होता है इंग्लिश में, आपको याद भी आ जाएगा, इसको बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बेटा लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। जब कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ इसे अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ईएमएफ का क्या मतलब है कि बेटा ऐसे ही किसी कंडक्टर, कोई एक चालक तार पड़ा है तो पड़ा रहेगा, उसमें से क्या आएगा क्या जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसको कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ हम देते हैं, कोई सप्लाई देते हैं बैटरी से, है ना, या फिर सेल से कुछ देते हैं, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा, क्योंकि जब भी कोई, जैसे मान के चलो वो जो तार है वो चांदी का है, सिल्वर का है ना, उसके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हम बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन। और वो जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर है, न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर है। दूसरी बात, लास्ट ऑर्बिट की एनर्जी लेवल भी क्या है, लास्ट ऑर्बिट की एनर्जी लेवल मैक्सिमम है। मतलब भाई भरा पड़ा है वो, जो उस जुनून से भरा पड़ा है, और वो अपने दादा, न्यूक्लियस मतलब जो कंट्रोल करता है, कंट्रोल ऐसे समझ लो जो घर में करते हैं दादाजी, तो इसके पास में उनके ऊपर तो इसका बहुत अच्छा नियंत्रण है। अब ये लास्ट सेल है एन नंबर, और लास्ट सेल में जो एनर्जी लेवल होता है वो मैक्सिमम होता है, और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम एनर्जी लेवल का है और दादाजी से तो बहुत दूर है। इसका मतलब अब इस पे कोई अगर सोर्स ऑफ ईएमएफ अप्लाई किया जाता है तो ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिसे हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो फ्रीली रैंडमली मूव करने लग जाएगा, है ना, मूव करने लग जाएगा, ऐसे मूव करने लग जाएगा। और जब वो मूव करने लग जाए तो बेटा यही बैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या बन जाता है, यही बैलेंस इलेक्ट्रॉन बन जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बन जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा, फ्री मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री मतलब
मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन। बेटा जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बनेगा, है ना, जैसे अपने इस सिल्वर का टूटा है, ठीक उसी प्रकार से साइड में कोई और होगा, उसका भी कुछ टूटेगा, उसका भी कुछ टूटेगा, तो उसके भी कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जिस प्रकार से, है ना भाई, एक जगह यहाँ सिल्वर है, मान के चलो सिल्वर का एग्जांपल लेते हैं, तो एक पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है, तो क्योंकि बहुत कंडक्टिंग वायर कैसे बनती है, बहुत सारे एटम से मिलकर बनी होती है, तो ठीक है, एक एटम का टूटा है तो कोई और है, कोई नहीं, बराबर में सिल्वर ही मान लो, उसका भी टूटा हुआ, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे टूटते जाएंगे और फ्री होके मूव करने लग जाएंगे। बेटा जिस प्रकार से अपने इस एटम का टूटा है, कोई और एटम का भी टूटेगा और ये फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे, और बेटा जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे तो एक प्रकार की एनर्जी क्रिएट करेंगे। बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जब आपस में टकराएंगे तो एनर्जी क्रिएट करेंगे, है ना। या तो ये इलेक्ट्रॉन जो लास्ट में या तो बॉन्ड बनाएंगे, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है जरूरी नहीं है कि ये फ्री हो गए, मान के चलो कोई सेमीकंडक्टर हो तो वहां कंडीशन तो विन विन पर आ जाती है, लास्ट वाले में 4 आ जाते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनिक, कार्बन, इनके जब एग्जांपल देखेंगे ना तो लास्ट वाले में ना यहाँ तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, वह 4 होते हैं, तो 2 प्रकार की परिस्थिति होती है, या तो वो इलेक्ट्रॉन लेंगे या वो इलेक्ट्रॉन देंगे, या तो वो बॉन्ड बनाएंगे या वो बॉन्ड तोड़ेंगे। इसने बॉन्ड तोड़ दिया, ये तो फ्री होके चला गया। तो बेटा जब ये जब इलेक्ट्रॉन किसी अन्य इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो एक प्रकार की एनर्जी क्रिएट होगी। क्या क्रिएट होगी जी? एक प्रकार की एनर्जी क्रिएट होगी। बेटा यही एनर्जी, ये जो एनर्जी ऊर्जा क्रिएट हुई है ना, यही एनर्जी अपना क्या कहलाएगी? चार्ज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? चार्ज कहलाएगी, जिसको अब आगे चलकर हमें पढ़ना है, यानी कि आवेश कहलाएगी। और यही आवेश जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाएगा तो अपना बन जाएगा क्या? इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है अपने को, एक एक चीज को अच्छे से समझना पड़ा है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूंगा, और जो एक बार आपने समझ लिया तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आगे चलकर जितना भी अपनी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं वाली है। मैं चाहता तो आपको सीधा बता लेता, सीधा बताता, सीधा बताएंगे तो आपको हमेशा ही पूरे पूरे थ्योरी के दौरान कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे और हमेशा एक बात बनी रहेगी, पता नहीं यार ये कैसे हुआ होगा। तो हमने समझ लिया ना, किसे एटम समझा, न्यूक्लियस समझा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, विद्युत रूप से उदासीन होता है, लास्ट वाले में मैक्सिमम एनर्जी होती है, एनर्जी से भरा पड़ा होता है, कंट्रोल कम होता है न्यूक्लियस का जब कुछ सोर्स ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ को भी समझेंगे, कोई वोल्टेज इसे अप्लाई करेंगे, ऐसे ऐसे सोचो कोई चीज को हिला के छोड़ दिया, तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन है, या तो वो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या तो वो बॉन्ड बनाएगा, बाहर वालों को बुला लेगा, या वो बॉन्ड तोड़ेगा। जब वो तोड़ता है तो वो अपना नहीं टूटा तो किसी का टूटेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन अपने रास्ते में आने वाले किसी इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, कॉन्सेप्ट और बता रहा हूँ, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे चला, जैसे कोई मान के चलो कोई इलेक्ट्रॉन बेटा ऐसे चला, है ना, ये टकरा गया, फिर वापस मुड़ गया, फिर किसी और इलेक्ट्रॉन से टकराया, फिर वापस मुड़ गया, फिर इलेक्ट्रॉन से टकराया, वापस मुड़ गया, फिर इलेक्ट्रॉन से टकराया, फिर वापस मुड़ गया, फिर ऐसे ऐसे चलता रहेगा। बेटा ये साइन आपने देखा हुआ ना, यही साइन आपका किसका बनता है? रजिस्टर का बनता है। तो देखो कॉन्सेप्ट से ही ये बातें समझ में आएगी कि किस प्रकार से ये चीजें मूव की है, किस प्रकार से ये चीजें बनाई गई है। तो यहीं से अपना कॉन्सेप्ट निकलेगा क्या? रजिस्टर का, कि वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, किसी रास्ते में टकराएगा। बेटा जब ये रास्ते में टकराएगा तो एक प्रकार की एनर्जी बनाएगा, उसी एनर्जी को हम चार्ज कहते हैं, आवेश कहते हैं। और इस चार्ज को बेटा जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है तब वो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा, यानी कि जिसे हम विद्युत कहते हैं। यानी कि चार्ज का, विद्युत आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत कहते हैं। बोलो कहानी क्लियर हुई कि नहीं? पिक्चर क्लियर हुई कि नहीं? बाकी पिक्चर तो अभी बाकी है, अभी तो हमने कदम भी रखे हैं, अभी तो चलना दौड़ना होना धावत बनना बाकी। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, उन वैल्यू को बहुत आरामदारी से, मैं चाहता तो मैं सीधा लिख के भी बता देता, लेकिन बहुत आरामदारी से एक एक चीज को, है ना, मैंने एक्सप्लेन किया है, याद कर लेना, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, वैल्यू भी पूछी जाती है, यहाँ सिर्फ दो ये ऑर्डर भी लगाने पूछे जाते हैं, इनको हमने बार बार रिपीट कर लिया। और ये दो वैल्यू 1840 गुना 1,00,000 गुना ये भी पूछे जाती है, और ये बेसिक हो गया, कल से यही हम इसे फिर से मतलब स्टार्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। लगे रहिए, है ना, कुछ अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा, बस आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है। आप पीडीएफ को पढ़ लीजिए, पीडीएफ के बाद फिर से वीडियो 3-4 की स्पीड में देख लीजिए, आपका काम है। बाय बाय।